Hey guys, welcome to all on my channel that is शकुंतला क्लासेस. How are you all? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. अभी जब हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसमें पूरे जोश के साथ आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो आपकी इसी प्रिपरेशन में मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करने वाली हूँ. आप लोगों की थोड़ी ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करूँगी. आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ रही हूँ. आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है गाइस वो क्या है, आपकी इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर एक DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. इसके बारे में आपने सुना होगा. उसके एमसीक्यूज पर आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. एमसीक्यूज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं अपने इस सेशन के अंदर कवर करने वाली हूँ, जिससे आपको इस टॉपिक में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे टॉपिक को. देखिए गाइज, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोर्स रूल ऑफ टैक्सेशन प्रोवाइड्स दैट इनकम इज टू बी टैक्स्ड. सोर्स रूल जो है टैक्सेशन का वो क्या प्रोवाइड करता है कि इनकम जो है उसको टैक्स कहाँ पर किया जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन कहता है इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑफ टैक्स पेयर. जहाँ पर जिस कंट्री में टैक्स पेयर एक रेजिडेंस की तरह काम करता है वहाँ पर, मतलब जहाँ जिस कंट्री का एक एसएससी रेजिडेंट है क्या वहाँ पर, या फिर इन द कंट्री इन विच सच इनकम ओरिजिनेट, या उस कंट्री में जहाँ पर वो इनकम आपकी ओरिजिनेट हो रही है वहाँ पर टैक्सेशन देना है. थर्ड ऑप्शन आपका कहता है बोथ ए एंड बी, कि दोनों पर ही, या फिर नन ऑफ द अबव. देखिए गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है. इसका करेक्ट आंसर होगा इन द कंट्री इन विच सच इनकम ओरिजिनेट. उस कंट्री में टैक्स लगेगा जहां पर ये इनकम ओरिजिनेट हुई है. अब आप पूछोगे कि मैम ये कैसे. देखिए, सोर्स रूल और रेजिडेंस रूल दो तरह के आपके रूल आते हैं आपके DTAA के अंदर, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में. सबसे पहले तो आपको ये ही पता होना चाहिए कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है क्या. तो देखिए, अब हम इसको देखते हैं. डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है? जब एक पर्सन की इनकम पर दो बार टैक्स लगता है उसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन. अब दो बार टैक्स कैसे लगेगा, सबके माइंड में ये आ रहा है. अब देखिए, एक रेजिडेंट है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो कि आपके इंडिया का रेजिडेंट है. वो क्या करता है, वो अपने फॉरेन में से कोई इनकम कमा कर लाता है. फॉरेन आप किसी भी कंट्री को नाम दे दीजिए, आप यूके ले लीजिए, यूएसए ले लीजिए, चाइना ले लीजिए. अगर कोई इंडिया का पर्सन जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, वो अगर फॉरेन में किसी कंट्री में जाकर इनकम अर्न करता है, तो अब देखो क्या होगा. अब फॉरेन में इनकम अर्न की, फॉरेन की जो कंट्री है वो क्या कहेगी, भाई साहब तूने हमारी कंट्री में पैसा कमाया है ना, तो हमारी कंट्री में तेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा. वो कहता है ठीक है भाई ले लो. फिर वो आता है इंडिया में. अब इंडिया वाले क्या कहेंगे कि आप रेजिडेंट कहाँ के हो. उसने बोला मैं इंडिया का. तो अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो तो आपने रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर ऑर्डिनरी रेजिडेंट का रूल पढ़ा होगा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है वो फॉरेन इनकम के ऊपर भी उसे टैक्स पे करना पड़ता है. तो अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तो यहाँ पर भी टैक्स पे करो. अब एसएससी क्या बोलेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कैसे पे करूँ टैक्स, कि वहाँ पर वो फॉरेन वाले बोलते हैं टैक्स पे करो, यहाँ पर आप लोग बोलते हो टैक्स पे करो, मैं तो मर गया. तो उसके लिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक DTAA एग्रीमेंट हुआ, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ, जो कि दोनों कंट्रीज की, डोमेस्टिक कंट्री और फॉरेन कंट्री जो है, उन्होंने मिलकर क्या किया, एक एग्रीमेंट किया कि यस हम क्या करेंगे, हम एसएससी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे कि उसे जो है डबल टैक्स ना पे करना पड़े. उसके लिए हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं. तो देखिए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है, ये एक टैक्स ट्रीटी है जो कि दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज में क्या है, साइन की जाती है टू हेल्प टैक्स पेयर, ताकि टैक्स पेयर जो है उनकी हेल्प की जा सके
अवॉइड पेइंग डबल टैक्स ऑन द सेम इनकम, कि वो जो सेम इनकम है उसके ऊपर जो डबल टैक्स की जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड कर सके, उसके लिए ये एग्रीमेंट किया गया। और ये जो एग्रीमेंट है ये एप्लीकेबल होता है किस पर, जहाँ पर एक इंडिविजुअल एक नेशन का रेजिडेंट है और दूसरे नेशन में वो इनकम अर्न करता है, तो केवल उस इंडिविजुअल पर ये जो DTAA जो है ये एप्लीकेबल होगा। इतना समझ में आया गाइस? अब देखिए क्या है, अब आपको ये तो समझ में आ गया दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट है, इसका मतलब क्या है, ये बाइलेटरल एग्रीमेंट है दो कंट्रीज के बीच में। बाइलेटरल तभी होता है जब दोनों कंट्रियां क्या करती है, किसी एग्रीमेंट के अंदर आ जाती है, दोनों जो है किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है, उसे बोलते हैं बाइलेटरल एग्रीमेंट। तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था इस DTAA का, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना एंड फोस्टर करना इकोनॉमिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन टू कंट्रीज बाय अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन, कि जो इकोनॉमिक ट्रेड है और जो इन्वेस्टमेंट होती है दो कंट्रीज के बीच में, उनको क्या किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। क्योंकि एक बात सिंपल सी देखो, अगर आपके ऊपर 2 बार टैक्स लगेगा तो क्या आप चाहोगे कि मैं अलग अलग जगह पर जाकर पैसा कमाऊं? एक SSC क्या बोलेगा, अरे भाई अगर 2 बार मुझे टैक्स पे करना है तो मैं क्यों अपना फॉरेन में जाके पैसा कमाऊं, मैं अपनी कंट्री में ही कमा लूं, कि उतना तो मुझे वहाँ टैक्स पे करना पड़ रहा है, उसके ऊपर डबल टैक्स वैसे पे करना पड़ रहा है। तो उस चीज़ को रिमूव करके दो कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया गया, इस एग्रीमेंट को लाया गया। सो आई होप गाइज आपको मीनिंग जो है DTAA का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि ये है क्या, क्यों लाया गया। क्लियर? आप आगे चलते हैं कि थोड़ा सा और इसको देखिए, डबल टैक्सेशन क्या है, जब 2 या 2 से ज़्यादा टैक्स लगता है सेम इनकम पर या सेम एसेट्स पर अलग अलग कंट्रीज में, उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। और ये ऑकर किस लिए होता है, ड्यू टू ओवरलैपिंग टैक्स लॉ, जो आपके जो टैक्स लॉ जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं, एक के ऊपर एक टैक्स लग रहे हैं, एंड रेगुलेशन ऑफ कंट्रीज वेयर एन इंडिविजुअल डज बिजनेस, और आपकी जो कंट्री की जो रेगुलेशन है जहाँ पर एक इंडिविजुअल क्या करता है, बिजनेस करता है। आपको अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए एक इंडियन बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, मेक्स अ प्रॉफिट और सम टैक्सेबल गेन इन अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में जाकर कोई बिजनेस करता है, कोई भी टैक्सेबल गेन करता है, तो ही मे बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम इन इंडिया, तो उसे उस इनकम पर टैक्स जो है वो इंडिया में भी पे करना पड़ेगा, साथ साथ जहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट की वहाँ भी पे करना पड़ेगा। ये सारी वही बातें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्लियर? अब आगे चलिए, अब हमारा जो क्वेश्चन था कि सोर्स रूल एंड रेजिडेंस रूल क्या बोलता है, अब हमें वो बात करनी है। तो देखिए सोर्स रूल और रेजिडेंट रूल दो तरह के आपके रूल आते हैं DTAA में। सोर्स रूल क्या कहता है कि जहाँ पर एक एसएससी ने इनकम को अर्न किया वहीं पर उसका टैक्स उसे पे करना पड़ेगा। समझ में आई? सोर्स मतलब जहाँ से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, तो जहाँ पर एक एसएससी जो है इनकम को अर्न करता है वहीं पर उसी कंट्री में उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि आपका जो रेजिडेंस रूल है वो क्या कहता है, रेजिडेंस रूल बोलता है कि एक एसएससी जिस कंट्री का रेजिडेंट है उसे वहीं पर ही टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा आपका रेजिडेंस रूल कहता है। क्लियर हुआ इतना सबको? रेजिडेंस रूल क्या कहता है कि एक एसएससी को रेजिडेंट जिस कंट्री का होगा वहीं पर उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि आपका सोर्स रूल कहता है कि एक एसएससी जिस कंट्री में अपनी इनकम को अर्न करेगा वहाँ पर उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स को पे करना पड़ेगा। तो अब देखिए
यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहा है सोर्स रूल की अगर हम बात करते हैं, सोर्स रूल क्या होल्ड करता है कि इनकम जो है उसको टैक्स किया जाएगा उस कंट्री में जहाँ पर वो ओरिजिनेट होगी। और रेजिडेंस रूल क्या बोल रहा है कि आप जहाँ के रेजिडेंट हो, जहाँ पर टैक्स पेयर जो है वो रहता है, वहाँ पर उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात आती है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी पर्सन है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, वट एवर नेम यू वांट। मिस्टर ए जो है वो क्या है, इंडिया का रेजिडेंट है। इंडिया का रेजिडेंट का मतलब क्या है, आपने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या कहता है कि एक पर्सन इंडिया का रेजिडेंट कब होगा, जब वो आपकी जो बेसिक कंडीशन है उसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो होगा इंडिया का रेजिडेंट, और एडिशनल कंडीशन अगर दोनों वो पूरी करता है तो वो हो जाएगा इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट की ही बात की जाती है। तो अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट है मिस्टर ए, अब वो क्या करता है कि फॉरेन में जाता है कुछ टाइम के लिए, वहाँ पर अच्छा खासा उसका बिजनेस चल रहा है, उसने पैसे कमाए, वहाँ से पैसे कमाकर वापस अपने इंडिया में आता है, अपने घर पर आता है। तो अब फॉरेन में जो उसने इनकम कमाई थी, अब उसने इनकम कहाँ पर अर्न की, फॉरेन में। तो वहाँ पर वो क्या है, सोर्स रूल के हिसाब से आपका जो फॉरेन में क्या लग जाएगा, पैसा, आपके टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। जबकि आपका जो रेजिडेंस रूल, अब वो जो मिस्टर ए है वो कहाँ का रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे क्या करना पड़ेगा, इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था आपका सोर्स रूल और रेजिडेंस रूल। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, मैंने क्या पूछा था, सोर्स रूल। तो सोर्स रूल क्या है, जहां पर आपने इनकम को कमाया, इनकम को अर्न किया, जहां पर आपकी इनकम हुई। तो ऑप्शन बी क्या कहता है, इन द कंट्री इन विच सच इनकम ओरिजिनेट, जहां पर आपकी इनकम ओरिजिनेट हुई वहां पर आपका क्या लगेगा, सोर्स रूल। क्लियर गाइस, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सोर्स रूल एंड रेजिडेंस रूल क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है गाइस, रेजिडेंस रूल प्रोवाइड्स दैट इनकम इज टू बी टैक्स्ड इन द कंट्री। रेजिडेंस रूल क्या प्रोवाइड करता है कि आपकी जो इनकम है वो टैक्स होगी किस कंट्री में। अभी अभी बताया ना मैंने आपको, इसका आंसर सबका सही होना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, ऑब्वियसली इसका आंसर हर एक पर्सन जो है वो सही करेगा। तो इसकी ऑप्शन क्या है, वेयर द रिसिप्टेंट ऑफ इनकम इज अ रेजिडेंट, वेयर इट ओरिजिनेट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। सो आ गए हैं सबके आंसर्स हमारे पास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यस, तो अब ये क्या कहता है, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑब्वियसली गाइस आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था कि रेजिडेंस रूल जो है वो क्या कहता है कि आपकी इनकम कहाँ पर टैक्स होगी, किस कंट्री में। ऑब्वियसली मैम अभी तो आपने बताया कि जहाँ का एक पर्सन, एक इंडिविजुअल या असेसी, सॉरी पर्सन इंडिविजुअल नहीं, यहाँ हम असेसी की बात करेंगे, असेसी जहाँ का रेजिडेंट है वहाँ पर आपका क्या होगा, रेजिडेंस रूल अप्लाई होगा। और रेजिडेंस रूल यही बोलता है कि जहाँ वो रेजिडेंट है वहीं पर उसे अपना टैक्स पे करना पड़ेगा इनकम पर। क्लियर टू एवरीवन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, डबल टैक्सेशन रिलीफ कुड बी। आपकी जो डबल टैक्सेशन रिलीफ है वो क्या होगी, मतलब कि वो क्या क्या हो सकती है, बायलेटरल रिलीफ, यूनिलेटरल रिलीफ, मल्टीलेटरल रिलीफ, या फिर बोथ ए एंड बी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि डबल टैक्सेशन रिलीफ आपके क्या होगी, बायलेटरल होती है, यूनिलेटरल होती है, या फिर मल्टीलेटरल होती है, या बोथ ए एंड बी। सो जल्दी से सब इसका आंसर कीजिए। और गाइस वन मोर थिंग, पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, खुद से अपना आंसर देखिए।
देन मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी और आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। सो इसका देखिए अब इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा गाइस आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें क्या आएगा बाइलेटरल प्लस में यूनिलेटरल। कहने का मतलब क्या है कि आपका पहले तो ये बताओ, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंट एग्रीमेंट जो आपका हुआ था वो कौन सा एग्रीमेंट था? क्या वो यूनिलेटरल एग्रीमेंट है या वो बाइलेटरल एग्रीमेंट है? मैंने अभी अभी पीछे बताया ना एक्सप्लेनेशन में कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इज अ बाइलेटरल एग्रीमेंट बिकॉज ये दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, दैट्स वाई उसे हम बाइलेटरल एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन जो आपकी डबल टैक्सेशन रिलीफ है वो आपकी बाइलेटरल भी हो सकती है, वो आपकी यूनिलेटरल भी हो सकती है। अब आप पूछोगे कि मैम कैसे हो सकती है, सो चलिए देखते हैं कैसे हो सकती है। देखिए दो तरह की रिलीफ होती है, यूनिलेटरल रिलीफ एंड बायलेटरल रिलीफ। वन मोर थिंग गाइस, आपको DTAA के अंदर आपको 3 सेक्शन पढ़ने हैं। 3 सेक्शन क्या क्या बोलते हैं आपके? यूनिलेटरल जो रिलीफ है वो आपकी आती है सेक्शन नंबर 91। जो आपका सेक्शन 91 है वो आपका डील करता है यूनिलेटरल रिलीफ के साथ, और जो आपका बायलेटरल रिलीफ है उसके लिए आपका सेक्शन 90 एंड 90A जो है वो क्या करता है, डील करता है। तो अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो ये यूनिलेटरल रिलीफ है ना, यहाँ पर आपका कोई भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं हुआ होता। यहाँ पर दो कंट्री के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, बट यहाँ पर आपकी खुद की जो गवर्नमेंट है ना, आपकी खुद की जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो क्या बोलती है, वो कहती है कि भाई हमारे यहाँ का एसएससी है तो हम क्या करेंगे, वो खुद से ही रिलीफ दे देती है, वो खुद से ही आपके टैक्स को एग्जम्प्ट कर देती है, उसे वो आती है आपकी यूनिलेटरल रिलीफ के अंदर। देखिए क्या है ये, पहले बता देती हूँ मैं यूनिलेटरल रिलीफ और बायलेटरल रिलीफ के बारे में थोड़ा सा आपको कि है क्या। यूनिलेटरल रिलीफ में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी जो डोमेस्टिक कंट्री है, आपकी जो होम कंट्री है, वो खुद क्या कहती है, वो खुद से एक एग्रीमेंट करके क्या बोलती है कि हमें कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं करना, हमें कोई किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट नहीं करना, हम खुद से क्या कर रहे हैं, हम हमारे एसएससी को छूट दे रहे हैं कि आप जो है टैक्स पे मत करो। क्लियर? देखिए इसमें क्या होगा, ये आपको मैंने बता ही दिया कि सेक्शन इसमें 91 डील करेगा और इसमें गवर्नमेंट खुद की तरफ से ही आपको रिलीफ देगी। लेकिन बाइलेटरल रिलीफ में क्या है, दोनों कंट्रियां एग्रीमेंट में आ जाती है, यहाँ पे आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो लगता है। इसमें देखिए क्या है, जो गवर्नमेंट है दो कंट्री की, वो आपकी एग्रीमेंट में आ जाती है कि वो रिलीफ देगी किसके लिए, डबल टैक्सेशन के लिए, ताकि जो एसएससी है उसको क्या हो सके, उसका बर्डन कम हो सके, उसको रिलीफ मिल सके, तो उसके लिए वो एग्रीमेंट करने को रेडी हो जाती है। अब बात ये आती है, आप बोलोगे मैम आपने बोला बायलेटरल जो रिलीफ है वो दो सेक्शन में आती है, सेक्शन 90 और सेक्शन 90A, तो ये दोनों ही सेम है या इनमें कुछ डिफरेंस है? तो देखो क्या होता है कि जो आपके सेक्शन 90 है ना, वो तो आपको ये बोलता है कि मतलब इसमें आपकी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, आप बात करते हो कि मतलब एक कंट्री की, कोई भी कंट्री ले लो, आपकी डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है, आपकी जो होम कंट्री है उसकी जो गवर्नमेंट है वो आपकी जो फॉरेन कंट्री की जो गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल आपके इंडिया जो है, इंडिया की गवर्नमेंट है, और आपकी जो अमेरिका है, यूएस है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मिलके क्या करती है, एग्रीमेंट करती है, तो वो हो जाएगा आपका सेक्शन 90 के लिए। और यहाँ पर आपके मेथड्स भी आते हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। फिलहाल आपको क्या पता होना चाहिए कि डबल टैक्सेशन रिलीफ जो है वो दोनों आपको मिलती है, यूनिलेटरल भी बायलेटरल भी। यूनिलेटरल में कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं आता, जबकि बायलेटरल के अंदर क्या है, दो कंट्री के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो किया जाता है। क्लियर टू एवरीवन? सो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या था, डबल टैक्सेशन रिलीफ, इसमें आपकी बायलेटरल भी होगी और आपकी यूनिलेटरल भी होगी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है गाइस, बायलेटरल रिलीफ मीन्स अ रिलीफ इन विच। बायलेटरल रिलीफ जो है एक ऐसी रिलीफ होती है जिसके अंदर, बताओ, मैंने अभी तो बताया बायलेटरल रिलीफ आपकी क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है होम कंट्री ऑफ द टैक्स पेयर प्रोवाइड टैक्स रिलीफ वेयर नो म्यूचुअल एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय द टू कंट्री। जब दो कंट्रीज के बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट ना हुआ हो तो उसको क्या बोलोगे, इज इट यूनिलेटरल और बायलेटरल। फिर सेकंड आपका जो ऑप्शन है वो क्या बोलता है कि गवर्नमेंट जो है दो कंट्रीज की वो एक एग्रीमेंट में आ जाती है कि वो क्या करेगी, रिलीफ प्रोवाइड करेगी डबल टैक्सेशन के अगेंस्ट। तो अब बताओ गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। सी ऑप्शन बोलता है बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन बोलता है नन ऑफ द अबव। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से सब मुझे इसका आंसर बता दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी अभी बताया है गाइस, सबका सही होना चाहिए प्लीज ये। ओके सो सबके आंसर्स आ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्री, मैंने क्या बोला था, यूनिलेटरल में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन जो बायलेटरल होती है वहाँ पर दो कंट्रीज के बीच में क्या है, एग्रीमेंट किया जाता है। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ की दो कंट्रीज की वो क्या करती है, एक एग्रीमेंट में एंटर करती है ताकि वो रिलीफ प्रोवाइड कर सके डबल टैक्सेशन के अगेंस्ट। क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए, आपके सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगी। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये आपकी अब टेस्टिंग चल रही है कि जितना मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सो ये रहा आपका यूनिलेटरल रिलीफ means a method of providing relief from double taxation in which। यूनिलेटरल रिलीफ का मतलब क्या होता है, एक मेथड है जिसमें आप रिलीफ प्रोवाइड करते हो डबल टैक्सेशन से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट कहता है आपका होम कंट्री ऑफ द टैक्स पेयर प्रोवाइड टैक्स रिलीफ वेयर नो म्यूचुअल एग्रीमेंट has been entered into by the two countries for providing relief from double taxation। Wait guys, yes। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका वही, क्वेश्चन देखो दोनों सेम है आपके, लास्ट वाला एंड ये वाला। सो ऑब्वियसली गाइस आपको इसका आंसर पता लग गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। या गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्री एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड रिलीफ अगेंस्ट डबल टैक्सेशन ऑन म्यूचुअली एग्रीड बेसिस। तो बताइए जल्दी से, यूनिलेटरल के अंदर हम जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करते हैं या नहीं करते। मैम क्या बात कर रहे हो, अभी तो आपने बताया है कि हम नहीं करते यूनिलेटरल के अंदर। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी अभी बताया था कि कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका क्या रहने वाला है, बायलेटरल रिलीफ कुड बी प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ। जो बायलेटरल रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जा सकता है किस तरह से, इसका मतलब आपको यहाँ पर मेथड्स बताने हैं आपके बायलेटरल रिलीफ को प्रोवाइड करने के कौन कौन से मेथड है। इज इट क्रेडिट मेथड, इज इट अजम्पशंस मेथड, या ऑप्शन सी कहता है बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। सो बताइए मुझे इसके कौन कौन से मेथड है आपके प्रोवाइड करने के बायलेटरल रिलीफ को, जल्दी से बताइए गाइस, इसके क्या मेथड्स होंगे जिससे कि आप बायलेटरल रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या ये क्रेडिट मेथड होगा, या ये अजम्पशन मेथड होगा, या फिर बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी। इसका मतलब बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बायलेटरल रिलीफ जो है वो चाहते हो तो उसके लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, या तो आप क्रेडिट मेथड से आपको ये रिलीफ मिल सकती है या फिर आपको एग्जम्पशन मेथड से। अब आप पूछोगे मैम ये कौन से मेथड है, क्या होता है इनमें। तो चलिए अब हम इन पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका क्रेडिट मेथड और आपका एग्जम्पशन मेथड क्या बोलता है। सो देखिए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर आपको दो मेथड के थ्रू रिलीफ मिलती है। मतलब एक एसएससी को दो मेथड के थ्रू जो है रिलीफ मिलेगी, दैट इज एजम्पशंस मेथड या फिर क्रेडिट मेथड। अब एजम्पशंस मेथड क्या बोलता है गाइस, ये मेथड बोलता है कि आपकी जो एक कंट्री है वो क्या करेगी, आपके जो टैक्स है उसको रिलीफ दे देगी, खुद ही एग्जम्प्ट कर देगी। मतलब खुद ही एग्जाम करने का मतलब क्या है कि वो बोलेगी चलो भाई हमने क्या कर दिया, हम जो है आपके टैक्स को माफ़ करते हैं, हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। जबकि आपकी जो क्रेडिट मेथड है वो क्या बोलता है, वो ये कहता है कि लगेगा टैक्स दोनों कंट्री में, दोनों कंट्रियाँ टैक्स पे करेगी, बट जो आपकी रेजिडेंट कंट्री होगी, जो आपकी होम कंट्री होगी, वो क्या करेगी, जितना आप टैक्स फॉरेन के लिए पे करके आ चुके हो उतने की आपको रिलीफ दे देगी। अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो देखिए, ये रहे आपके सामने आपके दोनों मेथड, अजम्पशंस मेथड एंड क्रेडिट मेथड। तो अजम्पशन मेथड क्या बोलता है, ये एक मेथड है आपका डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने का, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो फॉरेन इनकम है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है टैक्स बेस से। इसका मतलब क्या है कि आपको एग्जम्पशन मिल जाती है यहाँ पर। अब एग्जम्पशन कैसे आप पूछोगे, एग्जम्पशन का मतलब क्या है गाइस कि आपकी जो इनकम है एक कंट्री में टैक्स होगी और दूसरी कंट्री में जो है वहाँ पर उसको आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, वहाँ पर आपको टैक्स नहीं पे करना। अब आप बोलोगे कि मैम कौन सी कंट्री में हम टैक्स पे करें और कौन सी में हम टैक्स पे ना करें। तो देखो उसके लिए आपके कुछ एक अलग प्रोविजंस होते हैं। अलग प्रोविजंस कैसे होते हैं, लाइक आपका जो पीई है, पीई क्या होता है, परमानेंट आपका जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बेस पर डिसाइड किया जाता है कि एक एसएससी को कहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैम ये परमानेंट ये इस्टेब्लिशमेंट है क्या, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये होता क्या है। फिलहाल आप इतना समझिए, एग्जम्पशन में क्या होता है कि आपकी एक कंट्री क्या करेगी, आपको कंसेशन दे देगी, कि आपको रिलीफ दे देगी कि आपको जो है वो उसके लिए आपको टैक्स पे नहीं करना। और क्रेडिट मेथड जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों कंट्रियों में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप फॉरेन वालों के लिए भी टैक्स पे करके आओगे फॉरेन में, आप होम कंट्री में भी टैक्स पे करोगे, बट आप जहाँ की रेजिडेंट हो ना, आपकी जो होम कंट्री है वो आपको क्या करेगी, टैक्स का क्रेडिट दे देगी। जितना टैक्स आप फॉरेन में पे करके आए हो उतने की आपको क्या मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी। सो गाइज आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको ये क्लियर हो गया कि ये मेथड क्या बोलता है। ये जो हमारा क्वेश्चन था कि बायलेटरल रिलीफ जो है वो आपको दोनों ही मेथड से मिल सकती है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए मैंने अपनी जो ये पीडीएफ है इसमें आपको और भी डिटेल डाली हुई है इससे रिलेटेड। सो मैं आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी मेरे ग्रुप में। सो आप जो है इससे रिलेटेड जो अपनी अगर आपको थोड़ा और अगर डीपली स्टडी करनी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अजम्पशन मेथड। अब आपको अजम्पशन मेथड के बारे में बताना है कि अजम्पशन मेथड क्या कहता है। फर्स्ट ऑप्शन है इनकम इज टैक्स्ड इन द कंट्री ऑफ सोर्स एंड कंट्री ऑफ रेजिडेंस एंड डिडक्शन इज प्रोवाइडेड इन अदर कंट्री। मतलब आपका जो इनकम है वो टैक्स्ड होगा आपकी सोर्स कंट्री में एंड कंट्री ऑफ रेजिडेंस में, और डिडक्शन आपको अदर कंट्री में मिलेगी। या फिर इनकम इज टैक्स्ड इन वन कंट्री एंड एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द अनदर कंट्री। इनकम आपको एक कंट्री में टैक्स पे करनी है और दूसरी कंट्री में आपको अजम्पशन मिल रही है। या फिर ऑप्शन सी बोलता है बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। सो बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से सब इसका आंसर कीजिए, देन मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, सो आई थिंक अब सबका सही होना चाहिए। अजम्पशन मेथड क्या बोलता है, मैम आपने अभी अभी तो बताया था। एजम्पशन मेथड में क्या है कि जहाँ पर आपको एक ही कंट्री में टैक्स पे करना है और दूसरी कंट्री में आपको एजम्पशन मिल रही है,
That is called your assumption method. Clear to everyone? So the next question on your screen. Where an SSC is eligible to claim the DTAA benefit? अब आपको बताना है कि जो आपका SSC है कहाँ पर वो एलिजिबल होता है कि उसको DTAA का बेनिफिट मिल जाए। फर्स्ट ऑप्शन आपका बोलता है प्रोविजन ऑफ DTAA शैल अप्लाई टू दी SSC। अगर DTAA के प्रोविजन SSC पर अप्लाई हो रहे हैं तो ही आपका SSC एलिजिबल होगा डिडक्शन ये रिलीफ लेने के लिए, या फिर अगर इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं तो आपका SSC एलिजिबल होगा। या सी ऑप्शन कहता है कि आपके DTAA के प्रोविजन और इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन दोनों ही, उनमें से जो भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वही अप्लाई होगा SSC पर, या नन ऑफ द अबव। सो बताइए गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से सब इसका आंसर कीजिए, देन मैं आपको बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चंस को देखना और आपको जो रेलेवेंट ऑप्शन है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बस आपको वही सेलेक्ट करना है। एग्जाम में भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन सबसे बेस्ट है आप सिर्फ उसे ही सेलेक्ट करेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये क्या बोलता है, प्रोविजन ऑफ DTAA, मतलब कि एक SSC पर अगर आपके डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के प्रोविजन लग रहे हैं साथ में, या फिर इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन लग रहे हैं, इनमें से जो भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ना वही SSC पर अप्लाई होगा। अब आप पूछोगे कैसे मैम? देखो, सपोज करो अगर DTAA के अंदर आपको लग रही है 15% टैक्स रेट, ठीक है, और इनकम टैक्स एक्ट आपको बोला है कि आपके ऊपर 30% टैक्स रेट लगेगी। अब इन दोनों में से बताओ कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? SSC के लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा? ऑब्वियसली जहाँ पर आपको 15% टैक्स पे करना है, आपका जो DTAA है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ आपको 15% जो है उसकी टैक्स रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना है, जबकि आपका इनकम टैक्स एक्ट जो है वो तो आपसे 30% टैक्स रेट चार्ज कर रहा है, राइट? तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर टू एवरीवन? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है गाइस? सेंट्रल गवर्नमेंट मे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ द गवर्नमेंट ऑफ एनी अनदर कंट्री। मैंने आपको बताया ना, जो सेक्शन 90 है वो आपका क्या कहता है कि एक कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या कर लेती है, एक एग्रीमेंट में आती है, वो आपका सेक्शन 90 आपको बताता है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि आउटसाइड इंडिया फॉर ग्रांटिंग रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ, आपको जो है रिलीफ दी जाएगी किस रिस्पेक्ट में? फर्स्ट ऑप्शन कहता है इनकम where income tax has been paid both in India and in country of residence of taxpayer। किस मतलब कि आपको ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन में ऐसा होगा कि आप इनकम, जहाँ पर आपका इनकम टैक्स पे किया जाएगा इंडिया में भी और साथ ही साथ जहाँ पर टैक्स पेयर रेजिडेंस है वहाँ पर, या फिर इनकम उस इनकम पर लगेगी जहाँ पर इनकम टैक्स चार्जेबल होगा अंडर द IT एक्ट एंड अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री, या साथ ही साथ अगर कोई भी उसका कॉरस्पॉन्डिंग लॉ है उसमें आता है, या बोथ A एंड B, या फिर नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, बता दिया जाए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। 90 के अंदर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर दूसरी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है तो आपका इनकम टैक्स जो होगी, मतलब वो इनकम आएगी जहां पर टैक्स आपका दोनों कंट्री में पे किया जाए, या फिर आपका जो है किसी IT एक्ट में आए, दोनों ही कंडीशन यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? ऑब्वियसली गाइज एक बात बताओ, इनकम टैक्स लगाना है, ठीक है, तो आपका अगर इनकम चार्जेबल है आपकी IT एक्ट में या किसी और एक्ट में तो उसको तो कंसीडर करेंगे ही ना, वहाँ पर रिलीफ देंगे। साथ ही साथ अगर इनकम जहाँ पर आपका इनकम टैक्स जो है वो दोनों बहुत पे किया जाता है इंडिया में भी
और जहाँ पर टैक्स पेयर रेजिडेंस है वहाँ पर भी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड टैक्स क्रेडिट मेथड। बताइए टैक्स क्रेडिट मेथड, अभी अभी मैं करवा के हटी हूँ ना, दो तरह के मेथड आपको, टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स एग्जाम्पशन। तो बताइए टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होता है? इनकम आपकी टैक्स की जाएगी इन कंट्री ऑफ सोर्स एंड कंट्री ऑफ रेजिडेंस, डिडक्शन इज प्रोवाइडेड इन अदर कंट्री। या फिर इनकम टैक्स की जाएगी एक कंट्री में और एग्जाम्प्ट की जाएगी टैक्स से अनदर कंट्री में, या बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। सो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा? सबका सही होगा, होना चाहिए, बिकॉज अभी अभी मैंने इसकी आपको एक्सप्लेनेशन दी है, तो अब पता चल जाएगा कि किसको कितना समझ में आ रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर इनकम जो है वो आपकी टैक्स की जाएगी कंट्री ऑफ सोर्स। टैक्स क्रेडिट में मैंने क्या बताया था? दोनों ही कंट्री में आपकी इनकम टैक्स की जाएगी, लेकिन अदर कंट्री में आपको डिडक्शन मिल जाएगी उसकी, राइट। तो ये था गाइज हमारा आज का सेशन, जहाँ पर हमने कुछ एक क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया। मैंने जो है आपको एक्सप्लेनेशन दी। आई होप आप सबको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और आप अपने डाउट को फ्रेंकली पूछ सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम गाइस। ऐसे ही हम हमारी क्लासेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, और फिर हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। अगर गाइस अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको जो है अपनी प्रिपरेशन कर सको और आपको हेल्प मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।